ओके, तो इस वीडियो में सामाजिक अध्ययन के 100 प्रश्नों को लिया है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ सीखा है वीडियो के अंत तक। तो वीडियो जहाँ पे लगे कि हाँ कुछ बेहतर सीखने को मिल रहा है, वहाँ पे वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करोगे तो मेरे लिए बेहतर रहेगा, बाकी हो सकता है आपके लिए बेहतर रहे। देखिए, क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन जो पहला क्वेश्चन है वो आया है पिंडरियों के उन्मूलन का श्रेय किसको जाता है। तो तुम लोग पिंडरियों को जानते नहीं होगे तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। हालांकि अगर मैं इसके एक्सप्लेन करूं तो कम से कम आधे घंटे का वीडियो यही हो जाएगा कि पिंडरी कौन थे, क्या थे। तो समझ लेते हैं कि पिंडरी एक तरह की एक समूह था। किस तरह के, जैसे पहले राजाओं एक दूसरे के राज्य को हड़पना होता था तो ये राजा लोग क्या करते थे, पिंडरियों से अपना संबंध कर लेते थे कि तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, हमें इस राज्य पे लड़ाई करनी है, और उसके साथ में जुड़ जाते। एक तरह से कहते हैं ये एक तरह के बहुत उद्यमी लोग थे। और जो पिंडरी जो नाम है ये पिंड शब्द से बना है। पिंड का मतलब होता है शराब। मतलब ये कहा जाता है कि जो लोग ये शराब पीते थे उन्हें पिंडी कहते थे। मतलब कुल मिला के ओवरऑल समझे ये कुछ खुरापाती टाइप के लोग हुआ करते थे। मतलब इनका एक समूह होता था, ये जहां जाते थे वहां जैसे चाहे लूट मचा देते थे, मतलब बिल्कुल जगह को बर्बाद कर देते थे, तहस नहस कर देते थे। तो ये थे पिंडरी, ठीक है। तो इनका भैया बहुत ज्यादा तांडव चलने लगा। तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में क्या हुआ कि उन्होंने 1 लाख लोगों की सेना तैयार की और इनको पूरी तरह से घेर के खत्म कर दिया। मतलब ये समझो कि 1813 से 23 के बीच का समय था जब इनका तांडव चला करता, लेकिन 1824 के बाद में इनका नाम निशान नहीं रह गया। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड हेस्टिंग। बाकी आप अगर डीप में चाहते हो तो इसका एक पूरा वीडियो दे देंगे जिसमें इनके बारे में उन्होंने कहाँ क्या क्या तांडव किए, क्या क्या किया, वो सारा आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है गार्डन सिटी किसे कहा जाता है। तो गार्डन सिटी कहाँ पर है, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूएसए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। गार्डन सिटी कहाँ पे है, यूएसए में। अगला है अफ्रीका विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल है। तो भाई ध्यान रखो कि अफ्रीका में सबसे विशाल मरुस्थल है वो है सहारा मरुस्थल। और अगर विशालता की बात करें इसकी तो ये कितना विशाल हो सकता है, आपको जान के हैरानी होगी कि जो अफ्रीका का जो मरुस्थल है उसका जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3 गुना है। लगभग मतलब 2.8 के आसपास कुछ मान लेते हैं, है ना। तो समझ लो कितना विशाल मरुस्थल है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल यही है। अगला प्रश्न है मंगल ग्रह पर उतरने वाले प्रथम अंतरिक्ष यान, ठीक है। तो मंगल ग्रह पे जो पहला अंतरिक्ष यान उतरा था वो कौन सा था। तो इसका भी हमारा आंसर हो जाएगा वाइकिंग, ऑप्शन नंबर ए। देखो हो सकता है, बहुत चांस है कि इसमें 100 क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो भाई वीडियो के अंत में या वीडियो के टाइम पे कमेंट बॉक्स में चले जाना और देख लेना कि कौन से क्वेश्चन गलत मैंने बताए हैं। वहां पे आपको सही आंसर पता हो तो ठीक है, ना पता हो, सही हो तो पता हो तो नीचे कमेंट कर देना, ना पता हो तो क्या करना है देख लेना, लोग बता देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, बताओ भाई। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी, एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, गोवा। नहीं, मैंने ये गोवा क्यों बोला उससे समझो, थोड़ा समझना, बताना नीचे, है ना। इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा हो जाएगा एशिया और सबसे छोटा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला है विश्व का सबसे बड़ा महासागर, ओके। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा विश्व का, प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला है विश्व की सबसे बड़ी नहर, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, विश्व की सबसे बड़ी नहर सुएज नहर है, ऑप्शन नंबर ए। देखो क्वेश्चन सारे आपको पता होंगे कि इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे क्योंकि आपने सुने होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत डाउट होगा, लेकिन इस वीडियो के बाद नो डाउट खत्म हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9
का आंसर नंबर कितना होगा? 6, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। विश्व की जन्नत किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्व की जन्नत ये कहा जाता है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी। सूर्योदय का देश, तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूर्योदय का देश कौन सा है? तो भाई ध्यान रखो, सूर्योदय का देश जापान। और अगर पूछ लिया जाए भारत में सूर्योदय वाला राज्य कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ऐसा कोई क्वेश्चन है सूर्योदय वाला, है ना, इंडिया का, वो देख लेना। अगला है 7 टापुओं का नगर है, तो 7 टापुओं का नगर कौन सा है? मुंबई, ऑप्शन नंबर डी। अगला है एशिया का पेरिस है, तो भाई एशिया का पेरिस कौन सा है? थाईलैंड, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ चला गया? एशिया का पेरिस थाईलैंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है मेरियाना गर्त का संबंध है, तो मेरियाना गर्त कौन से सागर में है, मतलब महासागर में है? प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर जो होगा उसी में तो सबसे गहरी गर्त होगी। तो मारियाना गर्त सबसे गहरे, मतलब सबसे गहरे बिंदु की बात कही जा रही है। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, तो मारियाना गर्त हो जाएगा। और पूछ लिया जाए कौन से महासागर में है, तो प्रशांत महासागर में हो जाएगा। पूछ लिया जाए सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर हो जाएगा, है ना। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश, तो भाई सबसे ज्यादा डाकघर वाला देश हमारा भारत है। गगनचुंबी इमारतों का नगर कौन सा हो जाएगा? चाइना? नहीं, यूएसए, ऑप्शन नंबर ए। देश में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? ये तो सभी को पता होगा। बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। और राष्ट्रपति जो होता है वो आपातकाल की घोषणा करता है। भारत में संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख, भारत में संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो भाई आपको ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहे तैयारी चाहे यूपीएसआई की कर रहे हो, चाहे जूनियर सुपर टेट की कर रहे हो, चाहे सुपर टेट की कर रहे हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें। जो सामान्य अध्ययन की है, ये सारे एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या। तो अधिकतम संख्या की बात हो रही है तो 250 अधिकतम होती है ना। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भाई इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, है ना। सर्वोच्च न्यायालय भाई नई दिल्ली में स्थित है। उच्चतम न्यायालय के में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भाई उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति हमारे रामनाथ कोविंद, मतलब राष्ट्रपति जी करते हैं। निम्न में से प्रत्यक्ष कर है नहीं है? तो भाई प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है? भूमि कर बिल्कुल प्रत्यक्ष है। निगम कर ये भी प्रत्यक्ष। आय कर तो है ही प्रत्यक्ष। तो ऑप्शन बचा कौन सा हमारा? डी, मतलब मनोरंजन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर, मनोरंजन कर नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। 6 वर्ष वाला और याद कर लेना कहाँ कहाँ पे 6 वर्ष का यूज होता है। धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। पूछा जा रहा है कि धन विधेयक कहाँ पे प्रस्तुत किया जा सकता है? तो भाई धन विधेयक हमारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जजिया कर समाप्त किया, तो जजिया कर किसने समाप्त किया था?
इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो भी हमारा अकबर, ऑप्शन नंबर सी। बाबरनामा किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो भाई इसको तो याद करने में कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, बाबर की ही बाबरनामा है, ऑप्शन नंबर ए। अकबरनामा किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो भाई इसको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होनी चाहिए क्योंकि तुम अकबर लगा सकते हो, लेकिन अबुल फजल है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो ध्यान रखना है, बाबरनामा तो बाबर ने लिखी लेकिन अकबरनामा अकबर ने नहीं लिखी है। हुमायूंनामा किसकी प्रसिद्ध कृति है? अब यहाँ पे तो उन्होंने हुमायूं का नाम ही नहीं दिया है, तो इसका जो हमारा आ जाएगा गुल बदन बेगम, कुछ इनकी ये पुत्री उत्तरी टाइप का कुछ संबंध था इन लोगों का। अगला है मुगल वंश के संस्थापक कौन थे या कौन था? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, ऑप्शन नंबर बी। अगला है ताजमहल और लाल किला का निर्माण किसने कराया? भाई ये दोनों का निर्माण एक ही लोगों ने कराया, और जो बच्चा बच्चा जानता है जिसका आंसर, इसीलिए इसको छोड़ देते हैं। आईन ए अकबरी किसकी रचना है? ये वाला क्वेश्चन सही है। फिर हमारे अबुल फजल आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। मुगल काल का प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन था? भाई इन्हें तो कौन नहीं जानता, ये अपनी आवाज से खिड़की दरवाजे गिलासें सब तोड़ दिया करते थे। तानसेन, ऑप्शन नंबर सी। अगला है रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तो भाई इसका आंसर जो हमारा होना चाहिए तुलसी और राम, तो तुलसीदास नहीं, हाँ बिल्कुल गोस्वामी तुलसी, या तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला है बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया? भाई बुलंद दरवाजा, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकबर, ऑप्शन नंबर ए। मुगलों की सेना व्यवस्था का नाम बताइए। तो मुगलों की सेना व्यवस्था को क्या कहते थे? मनसबदारी पद्धति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। मुगल शासन में खालिसा शब्द से तात्पर्य क्या है? तो ये खालसा जो शब्द था ये क्या था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वह भूमि जहां से शाही कोष के लिए लगान एकत्रित किया जाए, कहा जाए एक तरीके से टैक्स एकत्रित किया जाए, उसे ही हम खालिसा बोलते थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला है जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। तो भाई वहां पे थोड़ा अलग ही सिस्टम था, तो यहाँ पक्षियों के लिए अलग से पक्षियों का चित्रकार अलग हुआ करता था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? मनोहर, ऑप्शन नंबर डी। अगला है शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? उत्तराधिकारी मतलब उनके मरने के बाद कौन उनके अधिकारों का उपयोग करेगा? तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संभाजी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो दिल्ली की जामा मस्जिद भी शाहजहां ने बनवाई, सी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही। अगला प्रश्न है औरंगजेब के समय प्रमुख अमीर जो व्यावसायिक जहाजों का मालिक था वो कौन था? वो था हमारा मीर जुमला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला है कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध हुआ था हमारा 1540 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला है सिविल सेवा परीक्षा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो भाई ये तुम्हारे काम की चीज है, तो ये किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? ये हुई थी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड बेलेजली ने पेशवाओं के साथ कौन सी सहायक संधि की?
तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेसिन की संधि। काफी आपने पढ़ा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है बंगाल का प्रमुख जनरल गवर्नर, मतलब बंगाल के प्रमुख जनरल गवर्नर थे, कौन थे? वॉरेन हॉस्टिन। अगला ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। अगला प्रश्न देखते हैं। 100 प्रश्न है टोटल, अभी तो 50 पे भी नहीं पहुंचे हैं। अगला है बंगाल के अंतिम गवर्नर थे, गवर्नर जनरल। देखो अपने आप टिक लग रहा है, तो वो थे विलियम वेंटेक, ऑप्शन नंबर सी। अगला है अकबर का सेनापति कौन था? तो भाई अकबर का सेनापति था मान सिंह। अगला है भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? तो भाई नाम में नहीं समझ में आ रहा क्या? बुलंद, मतलब सबसे बुलंद, जिसके हौसले हो बुलंद। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? तो 50 का टारगेट पूरा हुआ है। इसका आंसर क्या होगा? अकबर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है तुझ के बावरी किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए, बाबर की। खांडा का युद्ध कब हुआ था? तो भाई खांडा का युद्ध हुआ था हमारा 17 अप्रैल 1527 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आना सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था? तो भाई आना सिक्के का जो प्रचलन था वो करवाया था शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। शाहजहां ने आना सिक्के का प्रचलन करवाया था। अगला प्रश्न है पानीपत का तृतीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था हमारा मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। कब हुआ था? 1761 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही। अगला है शिवाजी की मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य थे? तो भाई शिवाजी के मंत्रिपरिषद में 8 सदस्य से, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। शिवाजी कहाँ के रहने वाले थे? तो भाई कोई है क्या? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के तो हमारे कोई मित्र भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है शिवाजी के अष्टप्रधान में प्रधान का पदनाम बताइए। भाई अष्टप्रधान में प्रधान का पदनाम क्या हो जाएगा हमारा? पेशवा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है शिवाजी का राज्यारोहण कब हुआ था? तो शिवाजी का राज्यारोहण कब हुआ था भाई? हमारा नहीं, शिवाजी का 1674, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है राष्ट्रपति राज्यसभा में के कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, 12 सदस्यों को। अगला प्रश्न है धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के पश्चात कहाँ जाता है? तो भाई धन विधेयक जो है वो लोकसभा के बाद में कहाँ जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। और कहाँ जाएगा? 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसकी अवधि क्या थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना ये 12 से 17 के बीच में चली थी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो भाई विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो हमारा अफ्रीका में स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात हमारा अफ्रीका में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा, कहाँ पे चला गया? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है सहारा मरुस्थल स्थित है? तो फिर से क्वेश्चन वही घूम फिर के आ गया, अफ्रीका है ना। अगला प्रश्न है, तो भाई यहां से याद रख लेना कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल, ठीक है। ये कहां पर है? तो ये अफ्रीका में है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3 गुना। अगला है दक्षिणी गंगोत्री मैत्री तथा भारतीय शोध केंद्र कहाँ खोला गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अटलांटिका महाद्वीप, ऑप्शन नंबर
ए। अगला है पृथ्वी के कितने भाग पर जल है, तो कितने भाग पर जल पूछा जाए तो हो जाएगा 3/4, और पूछा जाए कितने भाग स्थल है तो 1/4 भाग स्थल है। मतलब ये है कि हम पृथ्वी के 4 भाग करें तो उसमें से 3 भाग जो होंगे वो जल हो जाएंगे, और बचा हुआ 1 भाग है वो स्थल, मतलब जिसपे अब इंसान रहते हैं पृथ्वी, वो हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पे कितने भाग स्थल है, तो भाई हमने ऊपर ही बताया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। कंगारू किस महाद्वीप में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। जब क्रिकेट देखते हो ना, ऑस्ट्रेलिया ज्यादा लोग कहते हैं कंगारू इतने रन से जीते, इतने रन से हारे भाई, लेकिन कंगारू की टीम बड़ी खतरनाक है, बहुत बेहतर खेलते हैं। मतलब ये है कि शॉट लगने के बाद गेंद के पीछे भागेंगे, चाहे उन्हें लगे गेंद मिलेगी या नहीं मिलेगी। इससे क्या करते हैं, वो सामने वाली टीम के ऊपर एक प्रेशर डेवलप करते हैं, और ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बार वर्ल्ड कप जीता है। कंगारुओं की ड्रेस कैसी है, पीली कलर की। चलिए, अंध महाद्वीप कहा जाता है, तो अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। अगला है भारतीय संविधान की 18वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो 18वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा सही। अगला है भारत के संसद से व्यय होता है, क्या व्यय होता है, सॉरी, भारत के संसद से व्यक्त होता है, मतलब संसद जो है वो किसका समूह है, तो रोज लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर हमारा क्या बनता है, संसद। तो ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा सही। अगला है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, मतलब ये है नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति तो जनता ही करेगी। मतलब ये है कि जब वो पद ग्रहण करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, शपथ कौन दिलाता है ना, शपथ की बात हो रही है यहाँ पे। तो भाई प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। अगला है महाभियोग द्वारा किसको हटाया जा सकता है, तो अगर हम महाभियोग की बात करें तो जो महाभियोग है उसके द्वारा हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। ये महाभियोग एक प्रक्रिया है राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की। अगला है संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित होते हैं, तो भाई 3 सूची होती है, एक राज्य सूची, एक संघ सूची, एक संवर्ती सूची। संवर्ती सूची से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें किसके विषय में बात होती है, तो इसमें राज्य और संघ दोनों के विषय में बात होती है। लेकिन यहाँ बात कर रहा है कि संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं, तो इसमें टोटल 98 विषय सम्मिलित हैं। अगला है राज्य सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं, तो भाई यहाँ पर बात हो रही है राज्य सूची की। तो राज्य सूची में जो सम्मिलित विषय है वो है 59, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखो, भूलने वाली बात नहीं है, संघ राज्य सूची में 59 हो जाएंगे। अगला है संवर्ती सूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं, तो संवर्ती सूची में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या है 59। तो थोड़ा सही बोल रहा हूं ना, हाँ। तो देखो संवर्ती सूची और राज्य सूची में जो विषय है वो बराबर है, लेकिन संघ सूची में 98 है। तो भाई कितना बेकार अक्षर है, 98 भी याद करने में दिक्कत होगी, 59 भी और ये 59 भी, लेकिन इन दोनों का 59 तो याद किया जा सकता है। अगला है शिक्षा किस सूची में रखा गया है, भाई ये संवर्ती सूची में रखा गया है। तो भाई क्योंकि जो एजुकेशन है उसके लिए उस सबको सहयोग करना होगा, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा सही। अगला है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो भाई एक राज्यपाल शब्द सुना है, नहीं सुना होगा तुम लोगों ने, हमेशा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री सुनते रहते होगे। राज्यपाल में बहुत पावर होता है और ये इनका पद जो होता है प्रसाद पर्यंत, मतलब राष्ट्रपति नियुक्त करता है इन्हें, ठीक है। अगला है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, लोग मतलब जो क्वेश्चन बोलते हैं उसका अगला क्वेश्चन वही आ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला है संसद में कितने सदन, संसद के निम्न सदन को क्या कहते हैं, तो भाई निम्न सदन को हम कहते हैं लोकसभा और उच्च सदन को बोलते हैं राज्यसभा। याद रखना इंपॉर्टेंट है कि उच्च सदन किसे बोलते हैं, तो राज्यसभा हो जाएगा,
निम्न सदन लोकसभा हो जाएगा। अगला है रिजर्व बैंक का केंद्रीय बैंक। रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। बहुत बढ़िया बात कह दी उन्होंने, एक हमें बात बताई है कि रिजर्व बैंक है वो भारत का केंद्रीय बैंक है। बहुत बढ़िया। अगला है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो भाई इसका जो मुख्यालय हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा मुंबई। तो ध्यान रखो, ज्यादातर बैंकों का अगर मुख्यालय पूछे और तुम्हें ना पता हो तो मुंबई लगा के चले आना, तुम्हारे 80% चांस है कि तुम्हारा आंसर ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन जब ना पता हो तब, अगर पता हो तो फिर तो है, तो बिल्कुल ना पता हो तो मुंबई लगा के चले आना। ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, ये कौन तय करता है, तो ये जो हमारा तय करता है वो लोकसभा अध्यक्ष तय करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। रानीगंज कोयला क्षेत्र स्थित है, तो भाई रानीगंज कोयला क्षेत्र हमारा जो स्थित है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल का है, ये बांग्लादेश के पश्चिम में, इसलिए इसका नाम पश्चिम बंगाल है। परमाणु शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ स्थित है, तो आंसर हो जाएगा तारापुर। याद कर लो। मेरा मुंह बहुत ज़्यादा सूख रहा है लेकिन पानी नहीं है, तो वीडियो को ऐसे ही कंप्लीट करना पड़ेगा। अगला है मुंबई हाई कोर्ट। हाई क्या है, मुंबई हाई क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा खनिज तेल क्षेत्र। हाँ, लग रहा हो क्वेश्चन अच्छे हैं तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ सब्सक्राइब करो। तो इसका पार्ट जो 100 है ना, लगभग ये जो मेरे पास क्वेश्चन है लगभग ये हमारे पास 1000 से ऊपर क्वेश्चन है ना, तो इनको मैं कम से अगर डालता रहूँ तो मतलब आपके लिए भी बेहतर रहेगा, हमारे लिए भी बेहतर रहेगा। तो सब्सक्राइब कर लेना, नीचे कमेंट में बता देना कि नहीं हमें इसका पार्ट 2 भी चाहिए, तो मैं इसके मतलब 100 के बाद में फिर 200 300 मतलब अगले वीडियो में फिर 100 क्वेश्चन लाएंगे, उसके अगले वीडियो में फिर 100 क्वेश्चन लाएंगे, उसके अगले वीडियो में फिर 100 क्वेश्चन लाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। तो भाई ठीक है, समझिए बात को। तो लाइक करते चलो, मुझे कमेंट कर देना अगर दूसरा पार्ट चाहिए हो। अगला है आणविक खनिजों में कौन सम्मिलित नहीं है, तो आणविक खनिजों में कौन सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो जिप्सम हो जाएगा। जिप्सम क्या होता है, सीमेंट को जमाने में सहायक। अगला उत्तर प्रदेश में तेल शोधकशाला कहाँ स्थित है, तो ये हमारा तेल शोधक कौन सा है, उत्तर प्रदेश ना, ये मथुरा में है, मथुरा वृंदावन। ऑप्शन नंबर ए। अगला है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री ऊपर बता तो चुके हैं क्या, एक ही बात बार पूछते हो, बहुत दुष्ट हो तुम लोग। ऑप्शन नंबर ए, यदि कोई मंत्री अपना पद ग्रहण करते समय संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे कितने माह में संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है, तो उसे करनी पड़ती है 6 माह की, है ना, मंत्री पद ग्रहण करने के लिए। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के बाद में देखेंगे, जियो फाइबर का कुछ आ रहा है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, देखो इसको मतलब अगर भूल जाओ तो याद करने का तरीका बता देते हैं किस तरह से इसको याद रखना है। इसका जो आंसर हमारा पहली बात तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री को तो नहीं पता कैसे याद करना है, लेकिन जब तुम राष्ट्रपति को याद कर लोगे तो तुम्हें इनका याद हो जाएगा। चलो छोड़ो। अगला है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, वो थी हमारी इंदिरा गांधी जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। 9 क्वेश्चन बच्चे हैं। और केंद्रीय मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है किसके लिए, संसद के प्रति। हाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। देखो मैंने चारों क्वेश्चन भी नहीं, ऑप्शन भी नहीं पढ़ता हूँ, जल्दी जल्दी आपको आंसर बता रहा हूँ खाली। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, तो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला कर जो होता है वो निगम कर होता है। ऑप्शन नंबर डी। आयात व निर्यात पर लगने वाले कर को कहते हैं, क्या कहते हैं, सीमा कर। बिल्कुल सही भैया, आयात निर्यात को सीमा कर तो कहेंगे।
अगला है मत्स्य पालन के प्रमुख क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के तटीय क्षेत्र का नाम क्या है? तो भाई तटीय क्षेत्र का नाम जो है वो है ग्रांड बैंक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला है विश्व के प्रमुख मत्स्य पकड़ क्षेत्र पाए जाते हैं कहाँ, कौन से के बीच में पाए जाते हैं, है ना? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा 40 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश। विश्व में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश जापान। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पवन ऊर्जा। निम्नलिखित में कौन सा स्रोत पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? तो पवन ऊर्जा हो जाएगा अपारंपरिक। इसको देखो किस तरह से याद करना है, अपारंपरिक और पारंपरिक। अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत निम्नलिखित में कौन सा स्रोत अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी चालू है। वीडियो थोड़ा शोरगुल हो गया था ना, इस वजह से मैं वीडियो को पुश करना पड़ा। ऑप्शन नंबर डी। अगला निम्नलिखित में से कौन संपूर्ण संसाधन नहीं है? तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोयला। अगला प्रश्न देखते हैं, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो वह राष्ट्रीयकरण का मतलब ये होता है कि जब बैंक के 51% या उससे अधिक के शेयर गवर्नमेंट खरीद लेती है, हिस्सेदारी अगर गवर्नमेंट खरीद लेती है तो उसका राष्ट्रीयकरण हो जाता है, चाहे बैंक हो चाहे कोई कंपनी हो। समझ में आ रही है? ओके, तो ये हमारा जो हुआ था, ये हुआ था हमारा 1 जनवरी 1949 को। कुछ आपातकाल वाला सिस्टम था उस टाइम पे। भारत किसानों को लोन देने का ये था कि किसानों को चाहिए था लोन, है ना? इसी वजह से ऐसे प्राइवेट बैंकर क्या थी, किसानों को लोन दे नहीं रही थी, तो इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और फिर खूब लोन बांटा गया जिससे किसान लोन ले सके और वो फसलें उगा सके। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक है, तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर सी। देखो थोड़ा बहुत क्वेश्चन ज्यादा इसलिए हो गए कि 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो 2 बार आए थे, मतलब एक ही क्वेश्चन था लेकिन एक बोनस मिल रहा है तुम लोगों को, है ना? अगला है, भारत में मौद्रिक नीति का संचालन करता है, तो भारत में मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है? वो करता है रिजर्व बैंक। तो अब तो इससे आज क्षमता नहीं रही मेरे अंदर बोलने की। क्वेश्चन तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करते चले, हो सके सब्सक्राइब करते चले। मिलते हैं अगले वीडियो में। नीचे कमेंट करना अगर इसका पार्ट 2 चाहिए हो। बाय बाय।